एक बार अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा, ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून राजनंदिनी कुमारी जी, रीचा सिंह जी, आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा, ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। हुसैन बानू जी गुड आफ्टरनून। रिजल्ट मैथ की बात हम लोग मैथ की क्लास में करेंगे। ये जो आपका क्लास है ये आपके सीटेट क्रैकर का क्लास है। जो भी लोग सीटेट कॉम्बो बैच में जुड़े हैं जरा ध्यान रखिएगा, दोनों क्लास का टाइमिंग अलग अलग है। बेसिक मैथ का टाइमिंग क्या है वो? हाँ चलिए, तो दोनों क्लास को मिक्स मत कर लीजिएगा। बेसिक मैथ आपका 2 बजे से है, सीटेट क्रैकर आपका टाइमिंग हम 12:45 कर देंगे ताकि 5 मिनट 10 मिनट जो भी लोग लेट से आते हैं उनको लेट ना हो। टाइमिंग तो आपका 12:30 ही है, पर उसको आप 12:45 समझिए। 15 मिनट आपको और फाजिल दिए कि समय पे आप लोग पहुंच जाइए। और उसी तरह से आपके बेसिक मैथ का भी क्लास, जैसे कि आप इधर हल्का डिले कीजिएगा तो उधर भी डिले हो जाएगा, तो चीज़ों को समझिएगा। जो भी लोग हमारे ऑनलाइन वाले मित्र हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो ऑफलाइन वाले हैं तो थोड़ा बहुत आने में जाने में पार्किंग में तो थोड़ा 10 मिनट घर से पहले ही निकला कीजिए ताकि आप लोग टाइम पर पहुंच जाइए। सर टाइम चेंज नहीं होगा। टाइम का सीन ऐसा है कि दुनिया का ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जिसमें सारे के सारे लोग क्या हो, परफेक्ट हो, सारे लोगों को उस टाइमिंग में आनंद मिले ही। इसलिए जो टाइम रखा गया है आपके क्लास में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए रखा गया है, क्योंकि आपके इस बैच में 100 में से 95% महिला लोग जुड़कर पढ़ती हैं। और महिला लोग का जो ये समय होता है 12 बजे के बाद का, तो 12 बजे तक वो लोग स्नान ध्यान करके नाश्ता पानी करके बाल बच्चा लोग स्कूल, स्वामी जी ऑफिस, सासू माँ बेड पर, ससुर जी अपने बेड पर, और 3 बजे तक वो लोग फ्री हो जाएगी। उसके बाद फिर अपना नाश्ता खाना पीना में लग जाती है। तो ये इस हिसाब से इस टाइमिंग को रखा गया है कि उनके घर का भी काम हो जाए और पढ़ाई भी हो जाए। वरना सबसे बेहतर टाइम मेरे अकॉर्डिंग सुबह सुबह था। सुबह 7 बजे शुरू करते, 9 बजे तक कहानी खत्म। परंतु उसमें क्या होगा कि आप मैक्सिमम महिलाओं का समय पे काम हो नहीं पाएगा। सुबह सुबह बच्चा का लोड, ऑफिस का लोड, ये सारा लोड रहेगा, तो ध्यान में रखिएगा। आइए, आज हमारा क्लास नंबर 1 है। क्या है हमारा? तो आज हमारा क्लास नंबर 1 है। इससे पहले जो हम लोगों ने क्लास लिया था उसका नाम था आपका इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास को ही हम लोग बोलते हैं परिचयात्मक कक्षा, कक्ष के भी नाम से जानते हैं। और वह आपका क्लास नंबर 1 नहीं, वह क्या कहलाएगा? तो इंट्रोडक्शन क्लास कहलाएगा। और आज हमारा क्लास नंबर 1 है। और इस क्लास नंबर 1 में जो हमारा विषय प्रारंभ होने जा रहा है उस विषय का नाम है सीडीपी। सीडीपी का फुल फॉर्म हम लास्ट क्लास में पूछे थे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। अब ये 3 शब्द में आपके सीटेट का सीडीपी क्या है? समाहित है। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। इस चीज को पढ़ने के साथ साथ आप सभी को पता ही है, आप लोगों ने अपना अपना क्या कर लिया होगा, तय भी कर लिया होगा। तो आज हमारा प्रथम क्लास है, क्लास नंबर 1 है। और देखिएगा आप अपने फोल्डर में, तो आपके सीडीपी का जो एक नोट्स होता है, अब उस नोट्स का कोई महत्व नहीं है आपके एग्जाम के सामने, परंतु आपके सारे पॉइंट का एगो नोट्स मैंने अपलोड कर दिया होगा, आज ही सुबह में किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। जो भी लोग पुराने मित्र हैं पढ़ लीजिएगा। तो आइए, सबसे पहले आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। थोड़ा सा चीजों को हम लोग एक नज़र में क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। इस 5 में से आपको क्या करना है? आज हम लोग सीडीपी की तरफ चले हैं। एक आपका क्या हो जाएगा? मैथ हो जाएगा। दूसरा आपका ईवीएस हो जाएगा। तीसरा के बाद जो आपका लैंग्वेज 1 है, तो आप में से मैक्सिमम लोगों का लैंग्वेज 1 में क्या है? हिंदी है। तो अभी आपका और 5वां विषय लैंग्वेज 2 में या तो आपका संस्कृत होगा, और नहीं तो आपका उर्दू होगा, और नहीं तो आपका इंग्लिश होगा।
इसका आप लोग अपना चयन कर लीजिएगा। कहिएगा तो कोनो दिन वो वीडियो बना के बता देंगे कि किसका चयन किया जाए, पर ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आज हम लोग अपने इस चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को क्या करेंगे, तो प्रारंभ करने का काम करेंगे। मेरे नज़र में आप सभी लोग क्या है, पूर्ण रूप से शून्य हैं। आप अपने नज़र में 2 बार से तैयारी कर रहे हो, 3 बार से कर रहे हो, 5 बार से कर रहे हो, परंतु मेरे नज़र में आप क्या है, शून्य है। क्योंकि आप ही के इस क्लास में एक सत्र है जिसका नाम क्या है, 25-27, और उन लोगों को पेडागोजी का पी भी नहीं पता है। तो उस हिसाब से हम लोग लेकर चलेंगे ताकि सभी लोगों को समझ में आए। पहला जो विषय है हमारा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ये 30 सवाल होते हैं और 30 नंबर के होते हैं। सभी विषय में आपका 30-30 सवाल होता है और कुल मिला के आपका 150 नंबर का एग्जाम होता है और नो नेगेटिव मार्किंग। आपको पूरा का पूरा 150 में 150 सवाल बनाना है, परंतु ध्यान नहीं दीजिएगा तो 90 गो 100 गो सवाल बनाइएगा, समय खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला विषय जो हमारा है उसका नाम क्या है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। अब इस विषय का अर्थ क्या होता है, तो कहा जाता है एक प्रकार का ऐसा अध्ययन जो हमें यह बताए कि बच्चा किस तरह से कार्य करता है। एक प्रकार का ऐसा अध्ययन जो हमें यह समझाए कि बच्चे को हमें कैसे समझना है, और एक प्रकार का ऐसा अध्ययन जिसके माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि बच्चा कब कहाँ किस तरह का सोच रख रहा है। उस प्रकार के अध्ययन को ही हम लोग शिक्षण शास्त्र के नाम से जानते हैं। शिक्षण शास्त्र अगर हम लोग बात करें, हाँ यस, क्या गैस चाहिए तो हो जाएगा। गैस नहीं हो पाएगा भाई, एगो लगा हुआ है एगो रखा हुआ है, करते हैं हम क्लास के बाद। सिलेंडर तब मुश्किल है किसी के लिए भी, क्या हो। तो शिक्षण शास्त्र हमारा 90 अंक का होता है। तो आप लोग देखिएगा आपके फोल्डर पे लिखा होगा सीडीपी, और सीडीपी के साथ में एक और वर्ड लिखा होगा ब्रैकेट में, ऑल पेडागोजी। इसका मतलब क्या हुआ कि सीडीपी में ही आपको, अभी हम लोग सिलेबस पे ही चलेंगे, सारा का सारा टॉपिक इसके अंदर समाहित है। जो एक्स्ट्रा हमारा बच जाएगा जिस विषय वस्तु का, उसके भी अंदर में हम लोग उसे देखने का काम करेंगे। तो 25-27 वाले मित्र आपके लिए एक सुनहरा मौका है अपने डीलेड में भी और अपने सीटेट में भी अच्छा मार्क्स प्राप्त करने का। तो इस 90 अंक के तैयारी के लिए हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहला बात होता है तो अपने मन से कोई सिलेबस नहीं है। ये सिलेबस आपके सीटेट के वेबसाइट पे क्या है, उपलब्ध है। अभी भले ही आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि एक पेज लगा हुआ है। अगर आपको मन करे देखने का तो वेबसाइट है setet.nic.in। ये सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट है, सीबीएसई बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे आपका पूरा सिलेबस डाला हुआ है। उस वेबसाइट पे आपका सिलेबस हिंदी में नहीं डाला हुआ है, इंग्लिश में डाला हुआ है। और सीटेट का भी मानना है कि अगर कोई प्रश्न में कोई भी गलत होता है तो वह हिंदी के प्रश्न को नहीं पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा, तो इंग्लिश के प्रश्न को पकड़ेगा। इसलिए जब भी कोई प्रश्न में नहीं लिखा हो तो समय पर हमें इंग्लिश के तरफ देखने की आवश्यकता पड़ती है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे गलतियों को कि क्या हमें करना नहीं चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आपने अवश्य ऑब्जर्व किया होगा। ऑब्जर्व का मतलब होता है आपने अवलोकन किया होगा कि हाँ ऐसा गलती तो हमसे हुआ है और इस गलती को अब हमें दोहराना नहीं है। गलतियों से हमें क्या करना है, सीखने का काम करना है। तो आइए इन तमाम सिलेबस को पहले समझ लेते हैं एक नज़र, और फिर वहाँ से हमारा कैसे टॉपिक निकलेगा तो आपको पढ़ने में क्या होगी, सहूलियत होगी। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, अगर आपके मन में कोई भी संदेह हो तो इस वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहला आइए चलते हैं हम लोग अपने सिलेबस की तरफ। हर चीज़ को हम आपको तोड़ दिए हैं, इतना पढ़ लीजिएगा तो कहीं से कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा। और अगर सोचिएगा कि कोई किताब को पढ़ें, किसी के नोट्स को पढ़ें तो फिर सीटेट नहीं निकलेगा, क्योंकि अब डायरेक्ट प्रश्न नहीं आता है, प्रश्न को आपको घुमा कर पूछता है।
सबसे पहला है हमारा विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से संबंध। अब विकास की अवधारणा कहने का आपका तात्पर्य क्या हुआ? तो आप याद करें, आप लोगों ने अवश्य पढ़ा होगा विकास। विकास शब्द को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। नाम सुने होइएगा, जब आप लोग डीलेट की पढ़ाई कर रहे होइएगा या कर रहे, तो वहाँ पे एक शब्द था बाल विकास, और आपके इस विषय का भी नाम क्या है? बाल विकास है ना, बाल विकास नाम। इस बाल विकास के अंतर्गत हमें यह अध्ययन करना है कि बच्चे का विकास कैसे होता है। बच्चे का विकास कैसे होता है? अब बच्चे के विकास के लिए सर्वप्रथम बच्चा का निर्माण होना आवश्यक है। गर्मी का मौसम है, दोपहरिया में अक्सर लोग खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद क्लास कर रहे होइएगा तो हल्का हल्का नींद भी आएगा, तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो बच्चे का विकास कैसे होता है? इसमें सबसे पहले बच्चा के जन्म होगा तब ना आप डेवलपमेंट कराइएगा। अरे पेड़वा रोपिएगा तभी है ना पेड़ में आप पानी पटाइएगा। अब पेड़ रोपिएगा नहीं है, दिन रात पढ़िएगा कि प्रकाश संश्लेषण का क्रिया हमको करना है, तो आपके पास में पेड़ होगा तब ना क्रिया होगा। अब पेड़ है ही नहीं, तो इसीलिए बच्चे के विकास से पहले हमें क्या जानना आवश्यक है? बच्चे का निर्माण। और इसी निर्माण को हम लोग सीटेट के भाषा में कहते हैं अवस्था। क्या बोलते हैं? अवस्था। बाल विकास की अवस्था, जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ने का काम किया होगा। निर्माण के अंदर में अगर हम लोग अवस्था की बात करें, जैसे कि आपने नाम सुना होगा गर्भावस्था के बारे में, नाम सुने? आपने नाम सुना होगा शैशवावस्था के बारे में। क्या संजय जी, आगे इसके बाद क्या होगा? बाल अवस्था। क्या होगा शिवम? और अरे तो रह के चलिए एक वैसे क्लास और सरस्वती कुमारी जी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 3 पार्ट में तोड़ा गया है। एक होता है हमारा पूर्व बाल्यावस्था, एक होता है मध्य बाल्यावस्था, और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। चौथा हमको पढ़ना है किशोरावस्था। बस कहानी खत्म। इसके बाद हमको युवा होता है, वयस्क होता है, प्रौढ़ा होता है। तो जब क्वेश्चन नहीं वहाँ से होता है तो पढ़ के क्या करेंगे? तो हमको जो पढ़ना है वही जो हमारे काम में हो सही। तो ये निर्माण को हम लोग समझेंगे इसके अंदर में। अब आइए, तो बच्चा का आप निर्माण करा दिए। अब जब बच्चा का निर्माण होगा तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके घर में बच्चा न हो? ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके घर में बच्चा नहीं होगा। और हमको उम्मीद है कि आपके इस क्लास में 70% लोग ऐसे होंगे जिनका अपना स्वयं का बच्चा होगा। तो आपको बस अपने बच्चा को दिन रात सुबह शाम खूब निहारना है, और सारा चीज़ उसी के ऊपर में रहेगा। एक भी चीज़ उस बच्चे से बाहर नहीं रहेगा। तो जब बच्चा का निर्माण आप समझिएगा, तो इसी निर्माण के बाद एक चीज़ निकलता है। उदाहरण स्वरूप हम लोग बोलते हैं फूल में कि पहले कली निकला, फिर कली से पूरा क्या बनता है? फूल बनता है ना। उसी प्रकार से बच्चे के भी निर्माण में एक बीज से, एक भ्रूण से क्या होता है? संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। तो उस शरीर के अलावा भी बच्चे के कुछ पक्ष होते हैं। उसी पक्ष को हम लोग कहते हैं आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम। आयाम का मतलब क्या हुआ? पक्ष। और ये पक्ष हमारा क्या होता है शिवम? क्या होता है आयाम? बड़े पैमाने पर। आयाम का मतलब PCS, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल। अब आप 25-27 वाले कहेंगे कि हो ये तो हम डीलेडो में पढ़े हैं, वही पढ़ रहे हैं। तो नहीं, जो आपका डीलेड में पढ़ना है वही आपको सीटेड में पढ़ना है, बस प्रश्न का अंतर होगा। PCS फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल। और जब हम लोग यहाँ पे आयाम को तोड़ेंगे तो इसके भी अंदर में बहुत सारा चीज़ है, उन तमाम चीज़ों को तोड़ेंगे और सब आपके मुंह में सेट हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। तो ये जो हमारा पहला टॉपिक था,
इसके अंदर में कि विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से सिद्धांत, तो उसी चीज को हम लोग आपस में कनेक्ट करेंगे। अगला है हमारा बच्चों के विकास के सिद्धांत, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अहाँ लाइव में बैठल छी तो कहला कि वीडियो देखी छी। चलो चालू होता है कि नहीं होता है? सब कुछ चालू है। आइए, तो अगला है हमारा टॉपिक कि बच्चों के विकास के सिद्धांत। अब इसमें ध्यान दीजिए, आप लोग अवश्य सुने होइएगा एकीकरण का सिद्धांत, पारस्परिकता का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत। कभी सब नाम सुने हैं? सुने हैं? सुना सुना लग रहा है। और जो हमारे नए मित्र हैं, यहाँ पर हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रिंसिपल्स को देखेंगे कि हमारा एकीकरण क्या होता है, परस्पर संयोगता क्या होता है, उसके बाद हमारा दिशा का सिद्धांत क्या होता है, विकास का एकल सिद्धांत क्या होता है, बहुआयामी सिद्धांत क्या होता है। इन तमाम प्रकार की चीज़ों को पढ़ेंगे, उसी को कहेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अगला है वंशानुक्रम एवं वातावरण। अब देखिए, वंशानुक्रम को ही हम लोग अन्य शब्दों में अनुवांशिकता के नाम से जानते हैं। अनुवांशिकता क्या होता है? तो ऐसा गुण जो हमें अपने खानदान से प्राप्त होता है, आसान शब्दों में जो हमें अपने खानदान से प्राप्त होता है, उसी को हम लोग वंशानुक्रम या अनुवांशिकता कहते हैं। और वह गुण भी हो सकता है, अवगुण भी हो सकता है। डायबिटीज हो गया, दम्मा हो गया, ये सब बीमारी है, इस सब भी हमको अपने जीन से प्राप्त होता है। उसी तरह से हमारा शरीर का आकार हो गया, आंखों का रंग हो गया, चेहरा का बनावट हो गया, ये सब हमें अपने वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। और वातावरण का प्रभाव किस चीज पे पड़ेगा? तो हमारे बाल के रंग पे पड़ेगा, चेहरे के रंग पे पड़ेगा। इस पे हमारे वातावरण का क्या है? पूर्ण रूप से प्रभाव। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगा वहाँ पे चेहरा थोड़ा अलग दिखेगा, ठंडे प्रदेश का अलग दिखेगा, तो वो उस परिवेश से क्या हो गया? संबंधित हो गया। और आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं और आप भी जाके हिमाचल प्रदेश में पूरा जीवन बिताना शुरू कर दीजिएगा, तो आपके भी चेहरे पे उसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़िए, समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक संचार, संसार एवं बच्चे, शिक्षक, माता पिता, सहपाठी। कहने का मतलब हुआ कि इस टॉपिक का नाम क्या हो गया? समाजीकरण। अब समाजीकरण क्या होता है? क्या होता है समाजीकरण? राम जी के कथा चल रहा है कि क्या होगा? बोलिए। आप लोग पुराने हैं, फाइन लाए हैं 1000 रुपया, आप 5000 रुपया वो 6 रुपया लेकर आए हैं ना, चलिए दे दीजिएगा। समाजीकरण क्या होता है? तो फिर मारेंगे 500 फाइन। जीव जंतु से मनुष्य बनने के प्रक्रिया को ही हम लोग समाजीकरण कहते हैं। समस्त विश्व का सबसे चतुर, सबसे चालाक, सबसे खतरनाक जानवर कौन है संजीव जी, संजय जी? पूरे विश्व में सबसे चतुर, सबसे खतरनाक और सबसे घातक जानवर कौन है? हाँ, सबसे बड़ा कौन है? मनुष्य है, मानव है, बिल्कुल सही बोले हैं। सबसे खतरनाक जानवर कौन है? तो मानव है। परंतु मानव के पास में इतना डेवलपमेंट है जो उसके इस समाजीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। मनुष्य भी क्या है? जानवर है। जरा सोचिए कि वो कुत्ता भी देखता होगा इंसान को तो सोचता क्या होगा? अरे वाह, क्या इस जानवर का जीवन है, घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है। उसके भी मन में ऐसा विचार आता होगा, नहीं आता होगा? अगर आपको मन करे तो एक छोटा सा बच्चा जो हमारे घर में होता है, वो कुत्ता बिल्ली में अंतर नहीं कर पाता है, शेर में बाघ में अंतर नहीं कर पाता है। उसको लगता है जैसे कि हम, उसी तरह से वो छोटा बच्चा मेरे भी घर में है, वो बिल्ली के बच्चा को जा रहा था पकड़ने। अब उसको काटेगा नहीं काटेगा उसको मतलब नहीं है, पर वो बिल्ली का बच्चा काटा भी नहीं, दोनों अपना खेल रहा था। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? बच्चा बच्चा में कनेक्टिविटी हुआ। तो जंतु कोई भी हो, वो मनुष्य भी जंतु ही है, और जीव जंतु जितने आपके आसपास में वो भी क्या है? जंतु ही है। बस अंतर क्या है? तो आपके डीलेट के प्रथम वर्ष में एक विषय है F5, वो है भाषा का आरंभिक समझ। पर जब आप डीलेट किए होइएगा तो इस पर ध्यान दिए नहीं होइएगा। उसमें एक टॉपिक पढ़ना है, मनुष्य
पेड़ पौधे और पशु पक्षी के भाषा में अंतर संबंध। वो हमें बताता है कि मनुष्य के पास में क्या है, भाषा है, रहन सहन है, व्यक्तित्व है, व्यवहार है, जिससे उसके अंदर में क्या होता है, समाजीकरण का प्रक्रिया होता है और उसके अंदर में सामाजिक गुण आता है। अगर थोड़ा बहुत भी आप मूवी देखने के शौकीन होइएगा तो एक मूवी है टार्जन। टार्जन जंगल का कहानी था। उसमें एक छोटा सा बच्चा जन्म से ही कहाँ चला जाता है, जंगल में। तो वो बंदर की तरह ही उछालना प्रारंभ कर देता है, वो जानवरों से बात करना प्रारंभ कर देता है। और शरीर किसका है, तो शरीर है मनुष्य की तरह, परंतु उसको कोई शर्म नहीं है, कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, एकदम वो जंतु की तरह क्या कर रहा है, जीवन व्यतीत कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसकी शुरुआत ही हुई वहां पर। अर्थात समाजीकरण अपने आप में क्या हो गया, कोई जन्मजात गुण नहीं हुआ। समाजीकरण जब बच्चे का जन्म होगा और उसको जैसा परिवेश मिलेगा उसी के आधार पे उसके अंदर में विभिन्न प्रकार का गुण आएगा। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए। सबसे खतरनाक, सबसे उपयोगी, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, ये तीन ऐसे सिद्धांत हैं जो आपको लगेगा कि आपने पढ़ लिया, परंतु यह बार बार आपको क्या करवाएगा, गलती करवाएगा। ये तीन सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों ने अपने 9th 10th में ओम्स के लॉ को पढ़ा होगा, न्यूटन्स थ्योरी पढ़ा होगा, पढ़े हैं ना। बहुत प्रकार के नियमों को हम लोग पढ़े हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़े हैं। तो कोई कोई वैज्ञानिक अपना अपना रिसर्च किया है ना, उसी प्रकार से अपने बच्चे के ऊपर में पियाजे साहब ने, कोहलबर्ग साहब ने, वाइगोस्की साहब ने सब क्या किया है, सिद्धांत का क्या किया है, प्रतिपादन किया। और ये हमें पढ़ना है। और यहां से हमारा 30 से 35 नंबर तैयार होता है। आपके हो गौरव एगो दूगो तो क्वेश्चन रही है इसे नहीं, 30 से 35 मार्क्स आपका तैयार होगा। पूछिए कैसे, तो जब इस थ्योरी को आप पढ़िएगा और जितने सारे इसमें शब्द आएंगे वो सारे शब्द आपको वाक्य को छाटने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो 30 से 35 सवाल में आपको ये तीन थ्योरी काम करेगा। और जब हम लोग इस थ्योरी को प्रारंभ करेंगे तो हम लोग समझेंगे अपने मनोवैज्ञानिक विचारधारा को, जो कि मूलतः दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं व्यवहारवादी और एक को बोलते हैं रचनावादी। तो उस पर हम लोग पढ़ेंगे। अगला है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एवं प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा की बात अगर हम लोग करें तो किस मनोवैज्ञानिक का विचार हमारे मन में आएगा, तो बिहार डीलेड 25-27 सत्र वाले ध्यान दीजिए। आपको एक विषय पढ़ना है F1 और F1 में आपका है यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है प्रमुख मौलिक शिक्षाविद चिंतक, जहां पे आपने पढ़ा होगा महात्मा गांधी के बारे में, जे कृष्णमूर्ति के बारे में। उसी में एक टॉपिक आपको आएगा जॉन डीवी। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब एक प्रकार का ऐसा शिक्षा जहां पे एक्टिविटीज के माध्यम से पढ़ाई होता है, दैट्स कॉल्ड प्रगतिशील शिक्षा। और बाल केंद्रित तो आपने कई जगह सुना होगा। अगला हमारा टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि की आलोचनात्मक दृष्टि, बहुआयामी बुद्धि। इस दोनों का मतलब क्या हुआ सो समझिए। बहुआयामी, बहुआयामी का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक पक्ष। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे गार्डनर साहब के बहुबुद्धि का सिद्धांत। गार्डनर साहब बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए हैं जहाँ पे 9 प्रकार का है और उसमें से एगो आपके एग्जाम में अवश्य पूछने का काम करेगा। भाषा और चिंतन का संबंध। जब भाषा की बात होगी तो किस मनोवैज्ञानिक की बात होगी शिवम जी, तो के नॉम चॉम्स्की और स्टीफन क्रेसन की बात होगी जब भाषा का बात होगा। लिंग एक सामाजिक निर्माण, ये आपके बिहार डीलेड 25-27 में एक विषय है जिसका नाम है F6 शिक्षा में जेंडर परिप्रेक्ष्य। वहीं का आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक उठा हुआ है। उसके बाद कहता है पक्षपात एवं शैक्षिक व्यवहार, जहां पे आपने नाम सुना होगा जेंडर स्थिरता के बारे में, जेंडर समानता के बारे में, जेंडर सशक्तिकरण के बारे में, जेंडर समता के बारे में, जेंडर एकरूपता के बारे में। तो ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ने का काम करेंगे। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, ये क्या कहना चाह रहा है, तो जो हमारा वैविध्यपूर्ण वातावरण है, वैविध्यपूर्ण शब्द कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, विविधता के बारे में। किसके बारे में,
विविधता के बारे में, यहीं से हमारा वैविध्यपूर्ण वातावरण निकल कर आएगा। तो लगभग 13 टॉपिक यहाँ पे हुआ और इस 13 टॉपिक में ही आपका देखिए फर्स्ट ईयर कहाँ कहाँ आपका उपयोगी है। तो यहाँ से तो आप लोग को थोड़ा सा अपना पुराना दिन याद आ रहा होगा, रे बोलैया डिलेट तो पढ़ के हम पास कह गए, सब वही लंग से निकलल चीज है। ये आपका पूरा ऑफिशियल जो सिलेबस है वो आपके स्क्रीन पे है। इसके बाद हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो ये है हमारा सेकेंड हाफ। अब देखिए ये एक अलग पाठ बनता है जिसका नाम हम लोग रखेंगे अपने क्लास में आकलन। क्या नाम रखेंगे? आकलन। अब इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, टॉपिक है आपका मूल्यांकन के बारे में, कि अधिगम के लिए मूल्यांकन। ये नाम कभी सुने हैं क्या? के लिए, के रूप में, का, ऐसा कुछ सुने हैं? देखिए के लिए, का, इसी में दो गो और बढ़ेगा, के रूप में बढ़ेगा और में बढ़ेगा। ये किसका पाठ हो जाएगा? तो ये पाठ हमारा बनेगा आकलन के अंदर में। किसके अंदर में बनेगा? आकलन के अंदर में। और आकलन हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा है कि हमारा आकलन 3 प्रकार का होता है और 3 गो प्रकार के नाम क्या है? चल हम कुछ भी कर लेंगे पास करने के लिए, कोई हाँ, वह हमारा 3 प्रकार कौन कौन नाम होगा? रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक। ठीक, उसके बाद है स्कूल आधारित मूल्यांकन जो हमारे स्कूल में होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या होगा मैडम? एक प्रकार का ऐसा मूल्यांकन जो, पहले उंगली बजा लीजिए, जो शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों प्रकार का मूल्यांकन करे। अब यहां पर हम बोले हैं शब्द शैक्षिक और सशैक्षिक। शैक्षिक और सशैक्षिक क्या होगा कार्तिक बाबू? हाँ, वेरी गुड। शैक्षिक का मतलब हो गया कि जो हम लोग क्लासरूम के अंदर में काम करते हैं वो हमारा शैक्षिक, और जो हम क्लास से बाहर करते हैं वो हमारा सशैक्षिक। और इस आधार पे हमें कुछ चीज़ों को तैयार करना है, जैसे कि तैयारी स्तर पर रखने के लिए अधिगम एवं आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन क्या होगा? उपलब्धि मूल्यांकन हेतु। बताइए, आलोचनात्मक शब्द कहीं पर सुने हैं? आपके बेसिक मैथ में हम पढ़ाए हैं, आलोचनात्मक शब्द कहीं सुने हैं? सुने थे यार, नहीं आ रहा। आइए, आलोचनात्मक शब्द क्या कहीं पे सुने हैं? ऑनलाइन वाले मित्र बताइए। एक चीज एकदम माइंड में बैठा लीजिए, जब तक आप शब्दों को अपने माइंड में नहीं रखिएगा दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपका रिजल्ट नहीं ला सकता है। शब्द का अर्थ ही आपको पकड़ना है। ऐसे देखने में तो बहुत आसान लगता है, दूर धिया पुता पढ़ना, नहीं, शब्द ही आपका मुख्य हथियार है। आलोचनात्मक को बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। वेरी गुड निशा कुमारी जी। इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको हम बोलेंगे कि सेब का मतलब, तो आप क्या कहिएगा? एप्पल नहीं, उसका असली परिभाषा होगा कि वह एक प्रकार का फल है। हरा भी होता है, लाल भी होता है, खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। ये हुआ उसका मतलब। तो आलोचनात्मक का मतलब सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग बोलना क्या कहलाया? वो तो आप इंग्लिश में उसका नाम ही बोल दिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि एक प्रकार का ऐसा चिंतन जो हमें विभिन्न प्रकार के विषय वस्तुओं पर सोचने के योग्य बनाए, उस प्रकार के चिंतन को क्या बोलेंगे? आलोचनात्मक चिंतन। और आप देखिएगा आपके बेसिक मैथ में हम पढ़ाए होंगे चिंतन का प्रकार 2 प्रकार का, एगो अपसारी एगो अभिसारी। और अपसारी में हम नाम लिखवाए होंगे विवेचनात्मक, समालोचनात्मक, आलोचनात्मक, विकेंद्रीकृत। ये सारा नाम आप नहीं वहां पे पढ़े थे? वहीं से नहीं ये नाम निकला हुआ है। और ये जो लास्ट में है उपलब्धि मूल्यांकन, यही उपलब्धि का मतलब क्या हो गया कि जब आपने बच्चे का निदान किया, डायग्नोसिस किया, और उसके बाद जो आपने पढ़ाई करवाया वो हमारा क्या कहलाएगा? उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपचारात्मक शिक्षण। कि मान लीजिए मैंने आपका टेस्ट लिया और आज जो आपके टेस्ट का आपका स्कोर होगा वो आपके बोर्ड पर आपको हम बता देंगे। उस टेस्ट में आपका जो भी स्कोर आएगा उससे आप यह जान पाए कि आपका भाई स्तर क्या है। अब उस स्तर के आधार पे हमने क्या किया? उसका उपचार करना शुरू किया।
उदाहरण स्वरूप कोई बच्चा अगर बीमार पड़ता है तो डॉक्टर उसका क्या करवाएगा, टेस्ट करवाएगा। टेस्ट में जो हमारा रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, काम करना शुरू करेंगे। हमारे एगो भाभी जी हैं, उनके ससुर जी, वो अपना टेस्ट करवाए, उनका प्लेटलेट्स क्या आया, डाउन आया। अब बकरियां खरीद के लेकर आ गए कि खूब चलेगा बकरी का दूध, काहे तो उनके टेस्ट के आधार पे अब मस्त दूध भी पी रहे हैं, हर 2 दिन पे कि हर 3 दिन पे, हर दिन अपना टेस्ट भी करवा रहे हैं। तो उस टेस्ट से क्या पता चल रहा है कि उनका स्तर क्या है। उस स्तर को सुधारने के लिए उपचार में क्या आ गया, तो बकरी आ गया, पपीता का पत्ता आ गया, ये सब हमारा क्या हो गया, उपचार हो गया। कैसा, तो पूर्ण रूप से ओरिजिनल वाला उपचार। आगे बढ़े यहाँ से, ये सारा पॉइंट आप लोग सुने हैं अपने बेसिक मैथ में भी, और बिहार डीलेड में भी आपको पढ़ना है, जो भी आप देख रहे हैं। हम बार बार डीलेड इसलिए कह रहे हैं कि जो 25-27 वाले हैं उनके मन का ये भ्रम दूर हो कि भाई हम सीटेट और डीलेड साथ में नहीं कर सकते हैं। आइए अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगले पॉइंट को समझते हैं। वेरी गुड मेघा गुप्ता जी। अगला है हमारा समावेशी शिक्षा। ये नाम तो लगता है कि ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होंगे जिनको नहीं पता होगा। जो भी लोग एक बार पढ़े भी होंगे वो भी, और जो हमारे नए मित्र होंगे वो भी। समावेशी शिक्षा क्या होता है, ऐसा शिक्षा जो एक समान हो। उसके कितने तत्व, देखिए हर व्यक्ति यह अवश्य बता सकता है कि समावेशी शिक्षा कैसा शिक्षा जो सभी के लिए एक समान हो, परंतु मैंने आपसे क्या पूछा कि उसके कितने तत्व। अब ये वही व्यक्ति बता पाएगा जो प्रतिदिन पढ़ रहा है, नहीं तो पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। वेरी गुड निशा कुमारी। अब आप अपने एग्जाम हॉल में एग्जाम देने गए और वहाँ पे एक सवाल आया, और वह सवाल है कि प्राथमिक स्तर पे एक कक्ष में एक शिक्षक अपने सभी विद्यार्थियों पर एक समान रूप से पढ़ाने का कार्य कर रहा है, वह शिक्षक पालन कर रहा है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर 1 समतामूलक शिक्षा, समानतामूलक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक अपने कक्ष में सभी बच्चों के ध्यान के अनुसार, सभी बच्चों के रुचि के अनुसार पढ़ाने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार का शिक्षा हमारा क्या कहलाएगा, सभी पे एक समान भाव से पढ़ाने का वह काम कर रहा है, क्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी है समतामूलक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है समानतामूलक शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी है प्रगतिशील शिक्षा। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ई समतामूलक है, ई समानतामूलक है, क्या है। आप बताइए, एक होगा, आप बताइए। सी होगा, हाँ बताइए। सी होगा, हाँ बताइए। डी होगा। अब जब इस ऑफलाइन में आंसर आ गया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये 4 गो हम ऑप्शन दिए, ये चारों आंसर निकल कर आ रहा है। और ऑनलाइन में मेघा गुप्ता का सी है, राखी का सी है, सूफी तस्लीम का सी है, शहनाज खातून का सी है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर क्या आंसर दे रहे हैं, सी। अभी भी आपको कुछ बदलाव करना है क्या, बीए पर है, बीए होगा। मोनू कुमार का है ए, वह लगी मोनू जी ना आवे छो रिजल्ट। मोनू बाबू खाली अलबेला से काम न चली। हम आपको बोले कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक जो है सो बच्चों के आनंद जिज्ञासा रुचि के अनुरूप पढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो वो कैसा शिक्षा कहलाएगा। मैक्सिमम लोगों का आंसर है समानतामूलक। अब समझिए इस चीज में हम क्या बोलना चाह रहे थे। समावेशी शिक्षा का हमारा मूल्य रूप से 2 तत्व, कितनी बार आप लोग को हम पढ़ाएं,
एक को बोलते हैं समता और दूसरे को बोलते हैं समानता। जब हम बच्चों के आवश्यकता के अनुरूप कार्य करते हैं तो क्या कहलाता है? तो आंसर क्या होता? समता। आप क्या दिए आंसर? समानता। आप क्या आंसर दिए? समानता। कैसे गलत हो गया, समझ में आ गया? और मोनू बाबू आप कह रहे हैं समावेशी शिक्षा, समता मूलक शिक्षा कहलाएगा। यही आपको कंफ्यूज करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने वहां पे इंडिकेट कर दिया कि भाई शिक्षक जो है सो अपने कक्ष में हर बच्चे के रुचि का ध्यान में रख रहा है, हर बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रख रहा है। और ऐसा काम कैसा कहलाएगा हमारा? तो समता मूलक। समता और समानता के अर्थ को हम लोग और भी टुकड़ों में तोड़ेंगे और समझने का काम करेंगे। सर मेरा भी सी है, कोई बात नहीं है सूर्या फातिमा जी, यहाँ पर खुश नहीं होना। यहाँ पे सही हो गलत हो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका सी है तो आपका गलत है, समझ गए? सी में था समानता जो कि आपका हो गया गलत। अब कुछ लोग कह देंगे कि सर हम राइटिंगे नहीं पढ़े समता समानता, तो उसका तो कोई बातें नहीं है। क्यों? हम तो साथ साथ बोलियो ना रहे थे। तो इसका आंसर क्या होता? ऑप्शन नंबर बी होता, समता मूलक। तो ये शब्द को हम लोग पढ़ेंगे अपने समावेशी में। आगे बढ़िए, अगला है हमारा विविध पृष्ठभूमि, वंचित एवं वंचित समूह। अब यहाँ पे दो शब्द आया, वंचित या वंचित, दोनों शब्द तो एक ही है। इसी में हमारा अनेक नाम निकलेगा जिसे को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिवंचित वर्ग। नाम सुने हैं कभी? अभिवंचित वर्ग। इसी को बोलेंगे उपेक्षित वर्ग। ये सब आपके एग्जाम के प्रश्न में आया हुआ चीज है। यहीं से हमारा निकलता है हाशिए का समाज। क्या निकलेगा? हाशिए का समाज। और ये सारे शब्द आपके कॉपी के साथ साथ आपके माइंड में होने चाहिए। आगे कहता है कि अधिगम कठिनाइयां, अशक्तता आदि वाले बच्चों की आवश्यकताएं, इसी को हम लोग कहते हैं अधिगम विकार। क्या कहेंगे? अधिगम विकार कहेंगे। जैसे कि आपने नाम सुना होगा डिसलेक्सिया के बारे में, डिसकैलकुलिया के बारे में, डिसग्राफिया के बारे में, डिसमोर्फिया के बारे में। ये सब हमारा क्या हो गया? ये सब हमारा हो गया अधिगम विकार। और इस अधिगम विकार से क्या होता है? कहीं ना कहीं बच्चा हमारा ग्रसित रहता है, जिस कारण से वह सामान्य बच्चे से अलग होता है। ठीक, इसी को क्या बोलेंगे? अधिगम विकार या अधिगम अशक्तता। इस दोनों का मतलब क्या हुआ? एक ही हुआ। आगे है हमारा प्रतिभाशाली, रचनात्मक एवं विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं। अब यहाँ पे प्रतिभाशाली का मतलब बच्चा तेज है क्या? रचनात्मक का भी मतलब बच्चा तेज है। पर जब जाइएगा एग्जाम देने तो आपसे पूछेगा कि आपके कक्ष में तारक विद्यार्थी, क्या बोल देगा? तारक विद्यार्थी। अब तारक विद्यार्थी का मतलब क्या होगा? तारक शब्द किसके लिए उपयोग किया गया? तो प्रतिभाशाली के लिए ही। क्यों? क्योंकि तारा जैसे चमकता है ना, तो ये भाई हमारे जेठालाल नहीं है, जेठालाल तारक मेहता नहीं। यहाँ पे कौन है? तारक विद्यार्थी। तारक का भी मतलब क्या होगा? प्रतिभाशाली होगा। दिन रात हम लोग पढ़ रहे हैं संज्ञानात्मक, और एग्जाम में आपको लिख देगा शब्द में क्या? निष्पादन। अब आपको हम पूरा तैयारी करवा के भेजे संज्ञानात्मक के आधार पे, एग्जाम में पूछ दिया निष्पादन। आपके यार दूर तोरा के तो हम पढ़वे न कलियो। तो बिना शब्द का आपका काम क्या है? बड़ा ही मुश्किल है। तो आज जितना इस क्लास में आपको हम वर्ड सब बताए हैं, बोले हैं, उसको एक काम कीजिएगा। और वह काम आपको क्या करना है? तो वह काम आपको करना है कि आपके पास में एक पतला कॉपी होना चाहिए। जो लोग पुराने हैं ऑलरेडी लिखे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको उसको रिवीजन करने की जरूरत है। और जो लोग हमारे नए हैं वह क्या कीजिएगा? कोई भी एगो पतला कॉपी साथ में रखिएगा। समझ गए? आप लोग भी नए वाले मित्र एक पतला कॉपी रखिएगा, एकदम 10 रुपया वाला कॉपी रख लीजिएगा। उसमें लिखिएगा क्लास नंबर 1। कोना में क्या कर दिए? क्लास नंबर 1 लिख दिए। ठीक, अब आज आपको लगता है कि आपको समता का अर्थ नहीं पता था, तो यहाँ पे समता लिख लिए। क्लास में इसका अर्थ समझे तो उसका मतलब लिख दिए, और नहीं समझे तो फिर हमसे पूछ लिए। ऐसे बीच बीच में हम क्या करवाएंगे? शब्द संग्रह का क्लास करवाएंगे। क्लास बस मिस मत कीजिएगा, एकदम
कछुआ के चाल में चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे हम चल रहे हैं। शब्द संग्रह आपको अपने कॉपी पे समाहित करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप लोग क्लास में 50 मिनट से जुड़े हुए हैं, आपके कॉपी पे एको गो शब्द है, इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको सारा शब्द का मतलब पता था, नहीं ना हुआ इसका मतलब कि सारा शब्द का अर्थ जो है आपको पता था। तो अगर हाँ, अगर अगर हम आपसे पूछें तो आप हमको बता दीजिएगा। जो भी लोग नहीं लिखे हैं, क्या उसने जी, अगर पूछेंगे तो शब्द का अर्थ बता दीजिएगा। चलिए कोशिश करेंगे तो आराम से बता दीजिएगा। तो आइए रिकॉल करने का एक बार हम लोग काम करते हैं। पृष्ठभूमि का मतलब क्या होगा संजय बाबू? पृष्ठभूमि। और एक चीज आपको बताते हैं इस क्लास का अनोखा चीज, जो आपसे हम पूछेंगे ना वो आपके बगल वाला को पता होगा, पर जब उससे पूछेंगे तो उसको नहीं पता रहेगा, उसके बगल वाला को पता रहेगा। तो ये आपको धीरे धीरे ऑब्जर्व आने लगेगा कि ओह, ये हमारा से पूछ ले रहती तो हम बता देती है, पर जब आपसे हम पूछेंगे तो आप वो भी नहीं बता पाइएगा। ये इस क्लास का एक अनोखा चीज है जो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। पृष्ठभूमि शब्द हमारा लिखा हुआ था स्लाइड नंबर 2 में, देखिए विविध पृष्ठभूमि का शब्द एक लिखा हुआ था, और उसका मतलब क्या होता है? पृष्ठभूमि का मतलब होता है, यहाँ है ना पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि का मतलब होता है बैकग्राउंड। जो हमारा बैकग्राउंड है, जहां से भी हम लोग बिलोंग करते हैं, उसी को बोलते हैं पृष्ठभूमि। तो अभियो तो लिख लीजिए पृष्ठभूमि, हम बोलेंगे तब लिखिएगा। उसी प्रकार से एक शब्द है हमारा परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य का अर्थ क्या होगा शुभम जी, शिवम जी? परिप्रेक्ष्य, पृष्ठभूमि का अर्थ लिख लीजिए बैकग्राउंड, जहां से भी हम लोग बिलोंग करते हैं। एक विद्यार्थी का बैकग्राउंड उसका पढ़ाई हुआ, एक दोस्त का बैकग्राउंड उसके पिताजी से हुआ, इस तरह से अंतर होता है। हर एक शब्द का अंतर होता है उसके वाक्य के ऊपर में। अगर आपसे आपकी गोतनी पूछती है पृष्ठभूमि, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने मायके के बारे में बताइएगा। हम पूछेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने पढ़ाई के बारे में बताइएगा। पृष्ठभूमि तो एक ही जगह रहेगा, पर हर व्यक्ति पे डिपेंड करेगा। हम आपका मायके जान के क्या करेंगे? हम तो आपका पढ़ाई न जानेंगे, पर आपकी गोतनी के लिए आपके मायके जानना क्या है, आवश्यक है। उसी तरह से परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य का अर्थ क्या होगा? परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य का अर्थ क्या होगा? परिप्रेक्ष्य को बोलते हैं उस संदर्भ से संबंधित, जो हमारे उस संदर्भ से संबंधित हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परिप्रेक्ष्य बोलेंगे। संदर्भ आधारित नाम आपने सुना होगा, तो उसी संदर्भ को कहते हैं परिप्रेक्ष्य। संदर्भ को कहेंगे परिप्रेक्ष्य। हाशिए का समाज का मतलब होता है हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग। हाँ चलिए, आप लोग ये भी नहीं पूछे हैं, हाशिए के समाज के मतलब क्या होगा? हमारे समाज का एक प्रकार का ऐसा वर्ग जिसे समुदाय से सीमा की तरफ भेज दिया गया हो, जो हमारे गांव का एक चौहद्दी होता है ना, एक बाउंड्री होता है, वहां पे ढकेल दिया गया हो, जिसमें समाज का कोई भी व्यक्ति ना कहते हैं कि एकरा घर से दाना पानी नाश्ता पानी सब बंद, उसको कहीं भी। पहले होता था ऐसा, पहले अब नहीं होता है। पहले ऐसा था कि तुम वो है, तुम कैसे यहाँ पर आ गया, हमारा जमीन में ऐसे हो गया, हमारा घर में ऐसे हो गया, तुम्हारा परछाई मेरे देह पर पड़ गया, हम तो बर्बाद हो गए। इस तरह का पहले विचार छुआछूत में हुआ करता था। तो हाशिए का समाज कहने का मतलब हुआ कि हमारे समुदाय का एक ऐसा वर्ग जिसे समुदाय के लोग क्या किए हो, सीमांत की तरफ भेज दिए हो, जो बेचारा एकदम कोना में रह रहा है, इसको गांव से कोई मतलब नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, उस प्रकार के समाज को कहेंगे हाशिए का समाज। अभिवंचित वर्ग और उपेक्षित वर्ग का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आप अपने पिताजी के 3 पुत्र हैं या 4 पुत्र हैं। आपके पिताजी प्रतिदिन घर में आते हैं जॉब करके वापस, और उसमें से या फिर 2 पुत्री हैं और 1 पुत्र है, ठीक। और आपके पिताजी दोनों पुत्री को और 1 पुत्र को, तो पुत्र को डेयरी मिल्क सिल्क मिलता है और दोनों पुत्री को महालैक्टो
टॉप ही मिलता है। भले ही वह दोनों पुत्री जो है, पुत्री है, पढ़ने में थोड़ी कमजोर है, परंतु पिता का प्रेम अपने बच्चों के लिए उसके बौद्धिक क्षमता से थोड़ी ना होना चाहिए कि ना तू कमजोर है तुमको हम कूट देंगे, और जोहों में और कमजोर है पर पुत्र है तो उसको माथा पे बैठा लेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता है। पर कहीं ना कहीं वह दोनों पुत्री अपने पिता के प्रेम से क्या रह गई, वंचित रह गई। तो अपने घर में कैसी हो गई, तो वंचित या उपेक्षित। परंतु इसी को अगर आप अपने समाज में जोड़ दीजिएगा तो आपके समाज में, आपके समुदाय का, आपके जाति का लोग आपको छाट के चल रहा है, तो आप वहां पर हो जाइएगा। अब इसी को आप अपने विद्यालय पर जोड़िए। हम आपको कल के क्लास में बोले थे, और कल जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वहां पर भी आपको हम बोलेंगे कि सीटेट पास करने के लिए आपको 4 प्रकार का रोल प्ले करना पड़ेगा। रोल प्ले का मतलब क्या होता है, नाट्य करना। वो 4 प्रकार कथी कथी होता है। शनिवार के क्लास में, शुक्रवार के क्लास में हम लोग बोले थे कि 4 प्रकार का रोल प्ले करना पड़ेगा। वो 4 प्रकार क्या क्या होगा मित्र, तो आपके भूल गए, आप बताइए। आप भी भूल गए, हाँ बताइए। बच्चा, अभिभावक, शिक्षक और समुदाय, याद आया कुछ? ये 4 प्रकार का रोल प्ले आपको निभाना पड़ेगा। देखिए ये ऐसा विषय है पेडागोजी, इसमें डिस्कशन ज़्यादा होता है। और ये जो मौसम है गर्मी का, चैत बैसाख इसको बोलते हैं, ये मौसम ऐसा है कि जब कोई चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको सुहाना सुहाना नींद आएगा। और वहीं में अगर सहीन सहीन अगर हवा बहना शुरू हो गया तो नींद तो और अपने लेवल पे होता है। इसीलिए हम देखे हैं कि थोड़ा बहुत झपकी चल रहा है तो एसी हम बंद कर दिए हैं कि गर्मी लगेगा तो नींदवा नहीं आएगा, समझे? तो ये मौसम ऐसा ही, मौसम आपको कहेगा कि तुम मत पढ़ो, आपको नींद की तरफ खींचेगा, पर आप कैसे इसमें कनेक्टेड हैं, कैसे हंसी मजाक करके पढ़ ले रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा काम है पूछना, हम तो पूछेंगे, आप अगर प्रिपेयर करके नहीं आइएगा तो दिक्कत है। तो शुक्र को जो आप क्लास देखे थे उसको आज आप आने से पहले एक बार नज़र देखें PDF खोल के, ईमानदारी पूर्वक बोलिएगा, बेईमानी में दिक्कत हो जाता है, नहीं देखे तो अब एक नज़र क्या करना है, वीडियो नहीं देखना है, चट से PDF खोलना है, पट से दे, सारा जितना हम लिखे हैं सब PDF में रहेगा, सीधे देख लेना है, फिर क्लास में बैठ जाना, ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनती रहे। हम अभी जो आपका ये पूरा सिलेबस डिस्कस किए हैं, क्यों किए हैं कि जब हम इसमें पहला टॉपिक शुरुआत करेंगे, इस सिलेबस में आपका अलग अलग पूरा पॉइंट हम दिखा दिए। अब हमारा जो पहला टॉपिक शुरू होगा उस टॉपिक का नाम क्या रहेगा, तो वह टॉपिक हमारा शुरू होगा आपके फोल्डर के अंदर में देखिएगा, तो वृद्धि एवं विकास, ये पहला टॉपिक हमारा शुरू होगा, जहां से हम लोग पहले पॉइंट में पढ़ेंगे बाल विकास के बारे में या शिक्षण शास्त्र के बारे में। तो यहाँ से हमारा टॉपिक प्रारंभ होगा, और एक बार में हम आपका पूरा टॉपिक का फोल्डर यहाँ पे इसे बना देंगे, और हर क्लास होता रहेगा, फोल्डर भरता चलेगा भरता चलेगा भरता चलेगा, एक ही दिन में पूरा नहीं भर जाएगा। हम फोल्डर में नाम बना देंगे ताकि आपको पता रहे कि आपको कितना सारा टॉपिक देखने को मिलेगा। जैसे कि हम लोगों ने वैज्ञानिक का नाम यहाँ पर देखा, सिर्फ पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग देखा, मगर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, स्किनर, पावलव, चॉम्स्की, उसके बाद स्टीफन क्रेसन, उसके बाद गार्डनर, उसके बाद जॉन बॉल्बी, जॉन डीवी, एल्बर्ट वेंडूरा, जेरोम ब्रूनर, समझे? तो इतना सारा को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। तो माथा नहीं पकड़ना है, एकदम प्रेम प्रेम से सब कुछ समझ में आएगा। सर मुझे भी नींद आ रहा था पर अब मुंह धो लिए हैं, वेरी गुड। तो ये मौसम ऐसा है, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा हम बीच में पूछते चलेंगे, और ऑनलाइन वाले मित्र बीच बीच में आपके पास में कॉल भी जाता चलाएगा, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। और ये टॉपिक हमारा प्रारंभ होगा, और अभी जो आपका अब अनदर क्लास होगा उस क्लास का नाम क्या है, तो सीटेट का ही है आपका क्लास, जिसका नाम है बेसिक मैथ, जिसमें हम लिए थे क्लास टेस्ट। अभी आपको जितना नींद आ रहा होगा सब नींद इस क्लास में हम दूर कर देंगे। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ें। और यहाँ पे एक और पार्ट था हमारे सिलेबस का, जो तो रहिए गया, बताइए भी देखिए लेते हैं, आइए।
ये है हमारा अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चे कैसे सीखते हैं, विद्यालय में सफलता के कारण, अपने जीवन में सफलता के कारण, शिक्षण अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों की अधिगम रणनीतियां और साथ में आप लोगों का भी अधिगम रणनीतियां। अधिगम एक सामाजिक क्रिया और उसका सामाजिक संदर्भ, बच्चा एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में, बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में, यहीं से हमारा खोज विधि निकलेगा। बच्चों की वैकल्पिक धारणाएं अर्थात जो वो गणित में उपयोग करता है, बच्चों के त्रुटियां अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में। गणित के शिक्षण शास्त्र में त्रुटियां क्या है, हमारे लिए लाभप्रद है। संज्ञान और भावनाएं, यहाँ से हम लोग जानेंगे इमोशंस के बारे में, संवेग के बारे में। प्रेरणा और अधिगम, प्रेरणा का मतलब अभिप्रेरणा, दो प्रकार से, आंतरिक और बाह्य। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक व्यक्तिगत और पर्यावरणीय। तो ये सारा आपका टॉपिक मूल रूप से क्या है, टूटा हुआ है। अब इस तमाम टूटे हुए टॉपिक को आपको हम एक साथ जोड़कर रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिक मैथ में मेरा क्लास पेंडिंग है, इसलिए हम लाइव ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं है, पहले पेंडिंग को ओके कर लीजिए, फिर ज्वाइन करने का काम कीजिएगा, ठीक है। और क्लास में जो भी मित्र अभी उपस्थित नहीं है, कृपया बाद में उपस्थित होने का काम कीजिए। धीरे धीरे लाइव क्लास में जुड़िए। और ये आपका क्लास था, और ये आपका एक तरह से डेमो क्लास के रूप में यूट्यूब पे उपलब्ध हो जाएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं जुड़ना 25-27 सत्र वाले मित्र, तो आप एक साथ जुड़ें, एक साथ आप पढ़ें। आपके पास में अप्रैल खत्म, मई जून का समय है। आपका बिहार डीलेट का एग्जाम भी आसानी पूर्वक हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि सीटेट आपका कैसे निकल गया। तो एक साथ आप जुड़िएगा तो आपके प्रथम वर्ष का नोट्स और आपके सीटेट का पढ़ाई कितने में हो जाएगा, 2200 में ही हो जाएगा। हाँ, अगर आप विगत वर्ष में हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे थे और आपका सेशन कुछ भी हो, डीलेट आपका कंप्लीट है, तो आपको मात्र 1600 रुपये लगेगा। अगर आप पिछले वर्ष कॉम्बो क्लास में रहे होइएगा तो आपको 1600 रुपये ही लगेगा। ये जो कॉम्बो का सीन देख रहे हैं, ये सिर्फ टीच एक्स्ट्रा पे ही है कि 2 गो कोर्स अलग अलग, ऐसा आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। कभी देखे थे आप? नहीं देखे होइएगा। पूरा प्रॉपर मैथ का एक अलग बैच हो सीटेट के लिए, ऐसा सीन कहीं भी नहीं है। और विगत 8 साल से हम इसी तरह से काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा। और आइए अब थोड़ा सा बेसिक मैथ में आप लोग जुड़ने का काम कीजिए। वहाँ पे थोड़ा सा आपको 2-4 गो बात सुनना पड़ेगा, थोड़ा आपका नींद टूटेगा, नींद गायब होगा। अब मानते हैं कि आप हमसे या तो बड़े होइएगा, नहीं तो छोटे होइएगा, नहीं तो हम उम्र होइएगा, पर जब हाथ में पेन है तब तो आपको सब कुछ भूल कर मेरा बात सुनना पड़ेगा। थोड़ा अगर बुरा लगेगा तो दिल पे पत्थर रख लीजिएगा, पर सुनिएगा जरूर, तब आपका रिजल्ट निकल कर आएगा। तो आइए मिलते हैं हम लोग अपने बेसिक मैथ में। और जो भी मित्र जुड़ना चाहें, अभी भी आपके पास में समय है, अप्रैल माह तक समय है, वरना सुस्ते सुस्ते आपका समय खत्म हो जाएगा और कब एग्जाम का डेट आ जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए।